पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए इसमें 0.05 के निकटतम कौन सी संख्या आएगी वो देखना है। यहाँ पे हम देखते हैं दशमलव के बाद 1, 2, 3 और ये देखिए 1, 2, 3, 4। दशमलव के बाद इन संख्याओं में अधिकतम अंक यानी डिजिट 4 हैं, यानी कि हम इन सभी संख्याओं को दशमलव के बाद 4 डिजिट तक एक्सपेंड यानी फैला देंगे। उसके बाद ही इसका कंपैरिजन कर पाएंगे कौन सी निकटतम है। तो देखिए ये 0.05 को हमने 0.0500 में कन्वर्ट कर दिया। इसी प्रकार ऑप्शन ए को देखिए दशमलव के बाद 4 अंकों में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि देखिए पीछे दशमलव के बाद अंत में जो डिजिट होते हैं वहाँ पे 0 कभी भी बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार देखिए 3 डिजिट है तो 0 बढ़ा के 4 डिजिट वाली संख्या बना ली है पॉइंट के बाद। इसी प्रकार ये तो पहले से 4 अंकों की है और देखिए ये भी है 505। तो देखिए यहाँ पे 0.0500 0.0499499 के करीब है। ये इसका मतलब ऑप्शन सी सही है, तो हम ऑप्शन सी को सही कर देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नीचे की दिखाई गई आकृति का क्षेत्रफल क्या है? व्हाट इज द एरिया ऑफ फिगर शोन बिलो? यहाँ देखिए एरिया दिखाया गया है। आइए इसको बड़ा करके देखते हैं हम। ये देखिए तो हम यहाँ पे 2 प्रकार की आकृतियों में इसको डिवाइड कर देंगे। ये देखिए एक ये येलो कलर पीले रंग के रेक्टेंगल यानी आयत ले लिया है, जिसकी लंबाई देखिए यहाँ पे कितनी है। देखिए लंबाई 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। तो इस पीले भाग का क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं। 9 गुणा 5 यानी 9 × 5 = 45। तो इस पीले भाग का क्षेत्रफल हमको मिल गया है। अब देखिए यहाँ का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए ये लंबाई कितनी दी है 7 और देखिए ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, 5 हो गया। इसका मतलब जब इस पूरी लंबाई में से 5 लंबाई घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी बचेगी? ये देखिए 2 बचेगी। इसी प्रकार देखिए ये लंबाई देखिए, इसी प्रकार देखते हैं हम। ये देखिए ये पूरा 9 है और ये यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो 9 में से 7 जाएगा तो ये भी 2 आ जाएगी। इस प्रकार ये ऊपर हमें एक समकोण त्रिभुज मिल जाएगा। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल = 1/2 आधार गुणा ऊंचाई यानी बेस इंटू हाइट। इसमें हम ये मान रख देंगे। देखिए बेस कितना है इसका ट्रायंगल यानी त्रिभुज का 2 और ऊंचाई कितनी, हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक कितनी है देखिए 2। इसको सोल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस प्रकार ये गिवन आकृति का कुल क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? देखिए 45 तो ये आ गया था और इस ट्रायंगल का ये आ गया 2। 45 + 2 = 47 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार इस प्रश्न में दी गई पूरी आकृति का क्षेत्रफल 47 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ देखिए यदि डेल्टा 99 से बड़ा एक पूर्णांक है, इफ द डेल्टा इज ए इंटीजर ग्रेटर देन 99, तो निम्नलिखित में किस व्यंजक का मान सबसे अधिक होगा? तो आइए हम इनके ऑप्शंस देखते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है डेल्टा को 99 से बड़ा रखना है, एक पूर्णांक लेना है। तो मान लिया थोड़ी देर के लिए डेल्टा = 100। तो आइए इन ऑप्शंस का हम मान निकालते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए तो डेल्टा, यदि हम डेल्टा की वैल्यू 100 रख के इस पोर्शन को निकालते हैं, देखिए इस पोर्शन की वैल्यू निकालेंगे तो वो यहाँ पे निकाली गई है। तो देखते हैं हम नीचे डेल्टा की वैल्यू 100 रखने के बाद ये आ जाएगा ऑप्शन 0.99। अब देखिए सभी ऑप्शन में एक एक करके देखते हैं। ऑप्शन सी को सबसे पहले देखते हैं। 99/डेल्टा, इसका मतलब 99/100, 0.99 को यहाँ पर रख देंगे इसकी जगह पे। तो देखिए इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो 0.99 किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए ऑप्शन बी को देख लेते हैं। यहाँ देखिए 99/डेल्टा, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 0.99 रख दी है। इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई हुआ। तो देखिए तो इस संख्या से भी गुणा करने पे ये संख्या आती है, तो ये कुछ अधिक हुई। अब देखिए हम इसमें ऑप्शन ए को देखते हैं। यहाँ देखिए पहली बात, यहाँ पे देखिए ये डिवीजन यानी भाग का साइन है। तो ये संख्या जब भाग के साइन को हम गुणा में बदलेंगे तो ये संख्या पलट जाएगी। तो ये पलट के कितना हो जाएगा? देखिए ऑप्शन सी में ये हो जाएगा, ये पलट के हो जाएगी। तो पलट के अब डेल्टा का मान हमें पता है 100 है, 99 एज इट इज। तो देखिए यहाँ हम देख रहे हैं ये ऊपर की संख्या बड़ी है, इसका मतलब
इसका कुछ ना कुछ यानी 1 से अधिक आएगा इसकी वैल्यू। 100/99 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 से अधिक आएगी। मान लीजिए ये आ गई, तो किसी संख्या में यहाँ देखिए 0.99 का इंटू हो रहा था, यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग का इंटू हो रहा है, यानी गुणा हो रहा है। तो इन तीनों ऑप्शंस में से हमें ये ही सबसे बड़ी संख्या मिलेगी। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन सही आंसर के रूप में हम ऑप्शन ए लगा सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इनमें से किस संख्या युग्म के बीच एक परिमेय संख्या मिल सकती है? तो देखिए यहाँ ऑप्शन देखते हैं। ये देखिए इसको लिख देंगे तो ये -1 की पावर है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1/10 हो जाएगा, ये 1/11 हो जाएगा। इसी प्रकार सेकंड ऑप्शन को हम नीचे 1 मानकर इसे रेशनल बना लेंगे। यानी देखिए -4 के नीचे 1 माना और -5 के नीचे भी 1 मान के इसे रेशनल नंबर बना लिया। यहाँ देखिए इसको भी वही करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा। इस प्रकार देखिए ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। अब ये पूछ रहा है किस संख्या के बीच एक परिमेय संख्या होगी? तो इसमें यहाँ हम कह सकते हैं, हम जानते हैं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। हम जानते हैं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं। वी नो दैट देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। इस प्रकार ऑप्शन इसमें डी सही होगा, यानी कि सभी की सभी में एक परिमेय संख्या जरूर हमें मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आइए इस चित्र को हम बड़ा करके देखते हैं। हाँ, अब देखते हैं इसमें ये 2 बातें हमें ध्यान रखनी है कि एक समांतर चतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है। जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला चित्र है, ये समांतर चतुर्भुज का है, और जो नीचे है ये देखिए ये वाला चतुर्भुज है वो समचतुर्भुज है। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है। तो देखिए जो भी इसमें दिया है, देखिए QPS दिया है 66 यानी 66 डिग्री, और RTU देखिए RTU कितना दिया है? 37 डिग्री। आइए हम इसको चित्र को समझते हुए इस सवाल को करते हैं। तो देखिए यहाँ मान लीजिए एक विकर्ण खींचा, S को U से मिलाया तो ये विकर्ण आ गया। हम आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। देखिए हम जानते हैं जो समचतुर्भुज होता है उसका विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो इस प्रकार ये ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। कि देखिए ये 99 और समद्विभाजित करते हैं तो ये दोनों इक्वल और ये कॉमन साइड। इस प्रकार ये दोनों ट्रायंगल समकोण त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल कितना हो जाएंगे? बराबर। यानी कि ये कितना हो जाएगा? 37, यानी कि ये पूरा कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल 74। तो देखिए ये एंगल कितना, ये भी एंगल कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। 37 और 37 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 74। अब देखिए थोड़ा सा आपको चित्र में समझाने के लिए, ये देखिए ये 2 समांतर रेखाएं हो गई। इसको ये वाली देखिए, ये वाली एक तिर्यक-छेदी रेखा काट रही है। तो देखिए इसमें ये संगत को, ये और ये संगत कोण रहेंगे। यानी ये 37 और 37 74 होगा, तो ये भी ये कितने का हो जाएगा? 74 डिग्री का एंगल हो जाएगा, क्योंकि ये संगत कोण हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, इसलिए ये दोनों इक्वल हो गए। अब देखिए इसको हम x मान लेते हैं। अब यहाँ फिर से देखते हैं, एक पैरेलल लाइन ये है, दूसरी पैरेलल लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये देखिए ये वाली लाइन इसको काट रही है। तो ये जब 2 समांतर रेखाओं, एक ये है और एक ये है, तो और ये इसको काट रही है, तो इनके अंतःकोणों का योग सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री, यानी 180। यानी अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। यानी x और 74, यानी ये वाला एंगल और ये वाले एंगल, इन दोनों का योग कितना आएगा? 180 आना चाहिए। तो यहाँ हम इसी को अप्लाई करेंगे। देखिए 66 और x + 74, यानी देखिए ये वाले एंगल का और ये वाले एंगल का सम कितना होना चाहिए? क्योंकि ये तिर्यक-छेदी रेखा काट रही है इसे, तो इसके दोनों अंतःकोणों का योग सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होगा? कितने के इक्वल होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पे यूज कर दिया। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा?
66 और 74 को जोड़ेंगे 140 आ जाएगा, 140 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें 40 डिग्री यानी कि 40 अंश, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार जो क्वेश्चन मार्क था उसका आंसर हमें मिल गया है 40 डिग्री। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जहाँ देखिए 4x² प्लस y² प्लस xy को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। व्हाट विल बी हैव टू बी डन टू मेक 4x² प्लस y² प्लस xy अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन, ये देखिए हमने मान लिया कि इसमें 3xy जोड़ देंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2x का होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया बाय स्क्वायर। ये देखिए ये कितना होगा 1xy और प्लस 3xy को जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 4xy आ जाएगा। इसका मतलब देखिए इसको 2 और 2 में तोड़ देंगे, ये x और y। इस प्रकार देखते हैं हम, ये पूरा होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया है, यानी पूर्ण वर्ग में बदल गया है। इसका मतलब हमारा जो चुनाव है 3xy जोड़ने का वही ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 का हल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लगभग 30% है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अबाउट 30%। तो देखिए 29 दशांश का मतलब है 29/10 इंटू 100 को परसेंट में बदलेंगे तो देखिए 290% हो गया। और देखिए 1 किलोग्राम में से 31 ग्राम, तो 31 यानी 31 ग्राम कितने में से 1 किलोग्राम में से। 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम। चूंकि यह 31 ग्राम में दिया गया है तो यहाँ किलोग्राम में न लाते हुए इसको ग्राम में बदलेंगे, इसलिए 1000 ग्राम हो जाएगा। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 3.1% में कन्वर्ट होगा। देखिए 15 में से 2 तो यानी 2/15। इसको परसेंट में बदलने के लिए 100 और परसेंट के साइन का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40/3, यानी कि लगभग 13 यानी कि 13 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि 30% के बराबर तो नहीं है। आइए चौथा ऑप्शन और चेंज करते हैं, 62/205। इसको जब परसेंट में बदलेंगे तो देखिए ये देखिए इसको डिवाइड कर दिया है 205 को 5 से काट देंगे इसको तो नीचे 41 बचेगा और 100 की जगह पे कितना आ जाएगा 20। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए यही ऑप्शन 30.24% आ जाएगा। इसका मतलब चौथा ऑप्शन है, ऑप्शन डी ही 30% के बिल्कुल नजदीक है, सबसे पास है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अमित के पास एक्स कार्ड थे। भूमि के क्रिकेट कार्ड की संख्या अमित के कार्ड की संख्या के 2/3 है। चेतन के पास कोई कार्ड नहीं है। तो आइए हम देखते हैं अमित के कार्ड संख्या कितनी हो जाएगी x। ये देखिए क्वेश्चन में दिया है अमित के पास जो कार्ड हैं वो कितने हैं x। भूमि के पास जो कार्ड हैं वो कितना है 2/3। किसकी तुलना में, जितने अमित के पास कार्ड हैं उससे 2/3 किसके पास हैं भूमि के। तो भूमि के कार्ड निकालना है तो अमित के कार्ड में हमें अमित के कार्ड का हमें 2/3 करना होगा। तो अमित के कार्ड कितने थे x, इसका 2/3 करके हमें किसके कार्ड मिल जाएंगे भूमि के। ठीक है, चेतन के पास वो बोल रहे हैं चेतन के पास कोई कार्ड नहीं है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब देखते हैं अमित और भूमि ने कुछ कार्ड चेतन को दिए, यानी पहले चेतन पे एक भी कार्ड नहीं थे, अमित पे x कार्ड थे और भूमि पे 2x/3। अब अमित और भूमि ने कुछ कार्ड चेतन को दे दिए, दोनों ने इस प्रकार कार्ड दिए हैं। अब उन सभी के पास समान कार्ड संख्या है, यानी अमित और भूमि ने मिलकर या अलग अलग इतने कार्ड दिए कि तीनों पे बराबर बराबर हो जाए। तो यहाँ हम देखते हैं इनकी टोटल कार्ड संख्या निकाल लेते हैं। कुल कार्ड संख्या कितनी आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने आ जाएंगे x + 2x/3। तो इनको ऐड करके हम देखिए निकाल लेंगे तो 5x/3 आ गए। ये टोटल कार्ड संख्या आ गई। देखिए इन तीनों को जो टोटल करेंगे तो क्या था, शुरू में चेतन के पास कोई कार्ड नहीं थे, अमित के पास थे और भूमि के पास थे। उसका जब टोटल आया 5x/3। अब यही कार्ड क्या होंगे, देखिए 3 जगह बांट दिए जाएंगे, अमित को भी दे देंगे इसी में से, भूमि को भी और चेतन को भी। अमित और भूमि इस प्रकार अपने कार्ड इसको चेतन को दे देंगे जिससे कि इस पे और भूमि पे और चेतन पे तीनों पे आपस में बराबर कार्ड आ जाए। इसका मतलब 5x/3 का हमें 3 पार्ट करना पड़ेंगे। तो इसका मतलब अपन में हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको देखिए जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5x/9, यानी कि हमें
5x अपॉन 9 अमित को मिलेंगे, 5x अपॉन 9 किसको मिल जाएंगे, भूमि को मिल जाएंगे, 5x अपॉन 9 किसको मिल जाएंगे, चेतन को मिल जाएंगे। अब चूंकि क्वेश्चन में पूछा गया है, ये देखिए अमित द्वारा चेतन को दिए गए क्रिकेट कार्ड की संख्या किस विकल्प में है, यानी घुमा के पूछा गया है अमित ने चेतन को कितने कार्ड दिए। देखिए यह है अमित की पहले की कार्ड संख्या है और ये अमित की बाद की कार्ड संख्या है। तो जब पहले की कार्ड संख्या में से हम ये बाद की कार्ड संख्या घटा देंगे तो हमें अमित द्वारा चेतन को दिए गए कार्ड संख्या आ जाएगी। तो देखते हैं, तो देखिए अमित द्वारा चेतन को दिए गए कार्ड की संख्या कितनी है। जो पहले कार्ड की संख्या थी अमित की, उसमें से जो बाद के कार्ड हैं, इसका मतलब कुछ कार्ड कम हो गए, तो उसे सब्ट्रैक्ट करके घटा के हम निकाल लेंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 4x अपॉन 9 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका मतलब अमित ने 4x अपॉन 9 कार्ड चेतन को दिए। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। देखिए ये आपने प्रैक्टिकली रूप में देखा होगा, एक पेड़ की चारों तरफ लोहे की जाली खड़ी करके लगाई जाती है। जब इस जाली को हम ऐसे एक्सपेंड करके देखेंगे तो एक आयताकार एक जाली बन के आ जाएगी, रेक्टेंगुलर जाली होगी। तो देखिए जिसकी ऊंचाई 121 है, इसकी यहाँ से ऊंचाई देखिए कितनी है, 121 है। और देखिए इसमें पूछ रहा है कि पेड़ रक्षक द्वारा ये जाली से पेड़ की रक्षा की गई है, इसलिए इसे पेड़ रक्षक नाम दिया गया है। अब देखिए पेड़ रक्षक द्वारा जमीन का अधिकतम कितना क्षेत्रफल घेरा गया है। तो कुल मिला के ये देखिए जमीन का ऐसे गोलाई में ये क्षेत्रफल घेरेगा। तो ये हमें सर्कल यानी वृत्त का क्षेत्रफल पता करना है इसका। ये देखिए वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता करना है। तो आइए चलते हैं वृत्त की परिधि। देखिए इसमें देखिए वृत्त की इस आयताकार जाली की चौड़ाई कितनी दी है, 66 सेंटीमीटर। जब इसको मोड़ेंगे तो यही 66 सेंटीमीटर, ये देखिए यही 66 सेंटीमीटर मिलके ऐसे गोला बन जाएगा। ये देखिए इस प्रकार जाली मुड़ के ऐसी बन जाएगी। तो हम समझ गए ये वाली जो लेंथ थी, चौड़ाई थी, यही कन्वर्ट होके वृत्त की परिधि बन जाएगी। इस प्रकार जो वृत्त की परिधि इसमें दी गई है वो कितनी है, 66। इसी को आधार मान के हम सॉल्व करते चलेंगे। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। देखिए इसको पाई की वैल्यू 22/7, r एज इट इज। अब देखिए r को जब अकेला करेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे, और ये 2 भी इसके नीचे आएगा। जब इसको 22 बन जाए 22 और 23 जा 66, 3 बार में कट जाएगा, 22 66, तो ऊपर कितना आ जाएगा 7 21/2। तो हमें r की वैल्यू इसमें मिल गई है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। इसमें वैल्यू रख देंगे। देखिए पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी आई थी, 21/2। तो 21/2 लिख देंगे। चूंकि इसमें पावर 2 लगी है इसलिए r के जो मान है 2 बार हमने एक्सपेंड करके लिख दिए हैं। 7 से ये 21 कट जाएगा तो 3 आ जाएंगे ऊपर। इस 2 से हम 22 को काट देंगे तो ऊपर कितने बचेगा, 11, 3 एंड 21, नीचे 2 बचा। तो कितना आ गया 693, 693/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। यानी जब इस जाली को, रेक्टेंगल आयताकार जाली को हम पेड़ के चारों तरफ पेड़ को बचाने के लिए लगाएंगे तो ये गोलाई में बन जाएगा। जो गोलाई में बनेगा तो जमीन का कितना एरिया कवर करेगा, कितना क्षेत्रफल कवर करेगा, 346.5। आइए क्वेश्चन नंबर, इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, 1/x इज इक्वल टू 4/3x - 7। इसको देखिए ठीक से लिख लिया है। 4 को ऊपर, ये डिवीजन का साइन है तो बटे का साइन लगा के ये संख्या हमने नीचे लिख दी। इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 3x - 7 का गुणा 1 में होगा, 3x - 7 आ जाएगा। x का गुणा 4 में होगा तो 4x आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 4x इस साइड ले जाएंगे, 7 इधर ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको सेपरेट करेंगे तो -1। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, -7, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। ये देखिए इस चित्र में हम देख रहे हैं कि एक चतुर्भुज दिया गया है। LMN प्रत्येक की
माप 80 से कम है। ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, 80 से कम लेना है, यानी इस एंगल की माप और इस एंगल की माप और इस एंगल की माप हमें मेजरमेंट 80 से कम लेना है। तो देखिए पहले यहाँ 3 ऑप्शन सबसे पहले क्रॉस करेंगे, जिससे हमें लास्ट सही आंसर मिल जाएगा। देखिए x की वैल्यू इसमें पूछ रहे हैं, तो इस डायग्राम में हमें सीधे दिख रहा है कि x की जो x वाले एंगल की रेखा सीधी रेखा नहीं है, यानी x का मान 180 कभी भी नहीं हो सकता। जब सीधी रेखा होती है तब उसका मान 180 आता है। इस प्रकार इस चित्र में x वाले कोण यानी एंगल की रेखा सीधी नहीं है, तो कभी भी ऑप्शन ए सही नहीं हो सकता। तो एक कम हमारा बच गया है। आइए देखते हैं, अब देखते हैं एल एम एन, इनकी माप 80 से कम लेनी है, यानी कि ये एल एम एन की मान हमें 80 से कम लेनी है। तो हम पहले देखते हैं कि 80 लेने से क्या होगा। तो मान लिए एल एम एन के मान 80 हमने ले लिए। तो देखिए एल एम एल का योग कितना आ जाएगा 240। हम जानते हैं इसका और ओ का, इन चारों का योग कितना होना चाहिए 360। तो देखिए जो ओ एंगल आएगा वो 360 में से ये तीनों एंगल घटाने से आ जाएगा। तो देखिए ये एंगल कितने, एल एम एल का योग कितना आया 240, यानी एंगल ओ कितना आ गया 120। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये एंगल निकालना है तो 360 एक्स को निकालना है, तो 360 में से हमें किसको घटाना पड़ेगा, ओ को निकालना पड़ेगा। तो अपने आप हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए ओ एंगल आ चुका है, ओ एंगल हम तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 360 में से ये ओ एंगल घटाने से हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक्स, तो देखिए ओ एंगल कितना आया 120 घटाने से कितना मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू 240। तो देखिए यहाँ पहली बात, यहाँ जो एंगल है एल एम एन के मान 80 से कम लेना है, जो कि हमने नहीं ली है। एक 80 से कम लेना है, यानी 79 78 से नीचे कितनी भी संख्या ले सकते हैं, 80 से नीचे लेना है। चूँकि 80 नहीं लेना है, तो 80 से जो वैल्यू आई है कितनी आई है, ये देखिए 240। जब 80 ही नहीं ले सकते हैं तो 240 भी इसका आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा, 240 वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब ऑप्शन बचे 2 हमारे पास। तो देखिए आइए फिर देखते हैं। अब उन्होंने कहा है कि एल एम एन की मान 80 से कम लेते हैं, तो 80 से कम लेके देख लेते हैं। मान लीजिए 70 ले लिए, तीनों का योग कितना आया 210, और ओ एंगल पता करना है, तो इन तीनों को जोड़ के हम 360 में घटा देंगे तो ओ एंगल आ जाएगा। तो ओ एंगल आएगा 360 में से इन तीनों को टोटल घटा देंगे, तो देखिए ये आ जाएगा 150 आ गया। अब x को निकालना है, x की वैल्यू निकालना है, 360 में से o को घटा देंगे, तो देखिए ये 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 210। यहाँ हम देखते हैं जैसे ही हमने इन तीनों के मान 80 डिग्री से कम लिए, यानी 70 लिए, तो कितना आया 210 आ गया। यानी यहाँ देखते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं, देखिए एल एम एन के मान जितने ले रहे हैं इन तीनों का सम देखिए 240 आया है, वही एक्स की वैल्यू भी आ रही है। यहाँ देखिए एल एम एन यानी 80 से कम लिया है, तो यहाँ कितना आ गया एल एम एन का सम, यानी योग कितना आ गया 210। इसलिए एक्स की वैल्यू भी कितनी आ रही है 210। इसका मतलब 80 से कम मान लेने हैं, यानी कि जो x का मान है 240 से कम ही आएगा। मैक्सिमम मान 80 है, यानी जो x की वैल्यू है अधिकतम कितनी आएगी 240। तो 80 से कम मान लेंगे तो 240 से कम ही x का उत्तर आना चाहिए। तो ये 270 भी कभी नहीं आएगा। तो इसलिए ऑप्शन डी भी कैंसिल हो गया। इसलिए ऑप्शन कौन सा बचा, बी। तो ऑप्शन बी ही राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, m एक प्राकृतिक विषम संख्या को निरूपित करता है, तो निम्न में से कौन सा व्यंजक एक सम संख्या है। If m represent a natural odd number, then which of the following expression is an even number? तो यहाँ देखिए m एक प्राकृतिक विषम ऑड नंबर है, एक नेचुरल नंबर है, पर उसमें से कौन सा है ऑड नंबर है। तो यहाँ मान लेते हैं m की वैल्यू 1। देखिए 1 भी एक विषम यानी ऑड नेचुरल नंबर है, तो 1 वैल्यू मान ली। आइए इन ऑप्शंस में सबकी वैल्यू निकालते हैं। पहले ऑप्शन की वैल्यू निकालेंगे। देखिए m की वैल्यू 1 रख दी, पावर 1024 हो गया, इसकी वैल्यू भी 1 आई। ऑप्शन बी को देखते हैं। यहाँ पे देखिए 1 रख दिया m की वैल्यू, तो यहाँ पे भी कितने आया 41, जो कि भी ऑड है। इसकी
इसमें भी रखा तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 आ गया, ये भी ऑड है यानी विषम है। ऑप्शन डी को देखते हैं हम, यहाँ देखिए इसकी वैल्यू कितनी आई है, ये एक सम संख्या आई है। तो यही इसमें पूछ रहा था कि सम संख्या है, निम्न में से कौन सा व्यंजक एक सम संख्या होगी यानी कि इवन नंबर होगी। तो इवन नंबर देखिए कौन सा आ गया, ये आ गया, यानी जो कि ऑप्शन डी में है, इसलिए इसमें ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। नीचे की दिखाई संख्या में बिंदु Q -3 और -4 के मध्य का बिंदु है। देखिए -3 और -4 के बीच का मध्य बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न बिंदु Q और -4 के बीच है। यहाँ देखिए Q और -4 इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या आएगी, ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ हम देखते हैं, देखिए 11/33, 12/18, 10/20 और 9/16 को हम दशमलव के रूप में बदल लेंगे। तो देखिए ये Q की वैल्यू निकाल दी है हमने। देखिए इसके चूंकि मिडिल में है तो -3.5 आएगा। तो देखिए 11/33 को कन्वर्ट करेंगे तो 0.03 में हो गया। 12/18 को जब कन्वर्ट करेंगे तो 0.066 आ जाएगा। 10/20 को यानी 10/20 को कन्वर्ट करेंगे 0.5। इसी प्रकार 9/16 को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फॉर्म में, दशमलव रूप में, तो ये आ जाएगा। तो देखिए अब देखिए ये देखिए ऑप्शन ए -4 11। तो यहाँ देखिए ये 4 एज इट इज, ये देखिए सबसे पहले माइनस बाहर रखना है, फिर इतने हिस्से को एक्सपेंड करेंगे तो इसमें 4 देखिए ये आ गया, फिर ये संख्या प्लस में लेनी है। अगली बार में देखिए 4 एज इट इज है और ये देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.33। तो इस प्रकार सॉल्व करने से ये आ गया। ये देखिए दूसरा ऑप्शन भी देखें, ये वाला ऑप्शन, इसको भी करते चलेंगे तो इसकी वैल्यू ये आ गई। फिर देखिए थर्ड ऑप्शन को भी इसी प्रकार एक्सपेंड करेंगे, ये देखिए, और फोर्थ ऑप्शन को भी इस प्रकार एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कौन सी वैल्यू इसके सबसे करीब होगी। देखिए -3.66, देखिए -4.33 इसके बाहर चला जाएगा, ये वैल्यू करीबन यहाँ आ जाएगी। 4.5 भी लगभग यहाँ पे आएगी, ठीक है, और ये 4.5 ये भी करीबन यहीं पे आएगी। तो सही उत्तर यही है कि ये वाली ऑप्शन ही इन दोनों के बीच में आएगा, Q और -4 के बीच में आएगा, इसलिए ऑप्शन, ये देखिए ये वैल्यू यहीं पे आएगी, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। एक स्कूल में कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों का अनुपात इतना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल ऑफ क्लास 9th एंड 10th इन द रेशियो 3:2 में है। तो देखिए सबसे पहले माना कि एक स्कूल में कुल विद्यार्थी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 1000 है, ठीक है, ये हमने मान लिया, सपोज कर लिया। तो देखिए रेशियो कितना दिया, कक्षा 9 और क्लास 9 और 10th में कितना 3/2। तो देखिए ये आपको निकालने का तरीका होता है, जैसे कक्षा 9 का रेशियो ऊपर है 3 है, फिर नीचे इन दोनों का टोटल आता है। तो संख्या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 1000। तो कक्षा 9 की संख्या निकालनी है तो 3/3 + 2 आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा 600। ऐसी कक्षा 10 की निकालेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, तो 1000 में ये देखिए रेशियो को डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा और दोनों का टोटल नीचे आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए तो 400 आ गए। तो हमें कक्षा 9 के विद्यार्थी कितने मिल गए, 600, और कक्षा 10th के विद्यार्थी कितने मिल गए, स्टूडेंट 400। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा 9 के 30% और कक्षा 10 के 10% विद्यार्थियों को स्कूल की विद्यार्थी कमेटी के लिए चुना गया। यानी एक स्कूल ने अपने स्टूडेंट्स की कमेटी बनाई, उसमें कक्षा 9 के 30% बच्चे ले लिए और कक्षा 10th के 10% लिए। तो देखिए अब यहाँ पर हम परसेंट निकालेंगे। कक्षा 9 से चुने गए कमेटी के विद्यार्थी, जो क्लास 9th के स्टूडेंट थे, उनके कितने विद्यार्थी चुने गए कमेटी में, तो देखिए अभी कितने थे 600, उसके कितने चुने गए 30%। तो इसका हम 30% निकाल लेंगे। देखिए तो कितना आ जाएगा 180, यानी 600 में से 180 विद्यार्थी हमने कमेटी में चुन लिए कक्षा 9 से। इसी प्रकार हम देखते हैं कक्षा 10 से चुने गए विद्यार्थियों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम। ये देखिए
कक्षा 10 के विद्यार्थी 400 थे, इसका कितना लिया गया है 10%। कक्षा 10 के कितने लिए गए हैं 10% स्टूडेंट थे वो कमेटी में लिए गए हैं, तो 10% इसका निकाल लेंगे। देखिए 400 इसको परसेंट की साइन का मतलब होता है अपॉन में 100, इसको सोल्व करेंगे तो 40, यानी कि 400 में से सिर्फ 40 बच्चे ही कक्षा 10 से कमेटी के लिए चुने गए। तो अब देखिए दोनों कक्षाओं के कुल विद्यार्थियों का कौन सा हिस्सा पूछ रहे हैं, यानी कि जो कमेटी के जो चुने गए हैं लोग वो पूरे विद्यार्थियों का कितना हिस्सा होगा। तो देखिए कमेटी के बच्चे कितने हो गए 180 तो कक्षा 9th के हो गए और 40 कितने हो गए 10th से हो गए। तो जब कमेटी के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम पता करेंगे कुल विद्यार्थी, तो 180 प्लस 40, तो 180 प्लस 40 कर दिया यानी 220 आ गया। अब ये कह रहे हैं कि जो कमेटी के बच्चे हैं 220 हैं, 220 हैं, ये पूरे और जो स्कूल में जितने बच्चे हैं उसका कितना भाग होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, कमेटी का स्कूल में हिस्सा 220 में पूरे स्टूडेंट्स का भाग दे देंगे, यानी 1000 में से 220 बच्चे चुने गए हैं, तो ये बटे में कितना आएगा देखते हैं। इसको कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11/50, इसका मतलब 11/50 भाग होगा। तो देखिए जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। देखिए यदि p एक पूर्ण संख्या हो तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन है। पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए इसको उतार लिया है, ये देखिए ये बेस सेम है यानी इसका आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो 2 + 3 कितना हो गया 5। दूसरा ऑप्शन में देखिए ये एज इट इज उतार लिया है, वही प्रोसेस होगी, घातें जुड़ जाएंगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा p⁴। आइए ऑप्शन इसको देखते हैं। ये भाग का चिन्ह है, भाग में बटे में लिख लिया है। ये देखिए नीचे की पावर जब ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, फिर ये देखिए दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा 6। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, देखिए p⁴ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पूर्ण वर्ग के रूप में लिखना है तो देखिए pq नीचे आ जाएगा और होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पूर्ण घन के रूप में, यानी परफेक्ट क्यूब के रूप में, ये परफेक्ट स्क्वायर के रूप में हो गया, ये परफेक्ट क्यूब के रूप में हो गया, तो p⁴ का क्यूब। तो देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, ये परफेक्ट क्यूब के फॉर्म में हो गया, इसलिए इसका आंसर सी ही सही है। आइए चौथे ऑप्शन को भी देख ही लेते हैं। तो देखिए कितना आ जाएगा, ये p⁴, ये परफेक्ट क्यूब के रूप में है, जबकि उसमें पूछा गया है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग भी हो और पूर्ण घन भी हो, तो जो कि ऑप्शन सी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ देखिए ये वैल्यू हमें दी है, इस वैल्यू का यूज करके हमें नीचे ये ब्लैंक हिस्सा दिया है, इसकी वैल्यू पता करना है। तो देखिए आइए इसको पहले कन्वर्ट करते हैं। देखिए ये इसका आंसर होगा, तो देखिए इसको कन्वर्ट कर लिया हमने। देखिए क्या होगा, ये देखिए ये वाली संख्या थी, ये संख्या ऊपर लिख ली है और ये संख्या इसके अपॉन में आएगी, इसके अपॉन में ले गए, इसका मतलब इसके अपॉन में ले गए, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसको हमने एज इट इज यहीं पे रहने दिया है, यानी अगर ये संख्या है तो इसका आंसर इन्होंने सवाल के अंदर ये दिया है। अब हमें इसे इसी आधार का उपयोग करके हमें ये वाला आंसर निकालना है। तो देखिए अब इसको लिख लेते हैं। ये देखिए ये संख्या को हमने यहाँ उतार लिया, ये इसको क्वेश्चन मार्क मान लिया है और ये इसका आंसर है। तो यहाँ हम देखते हैं किस नंबर से डिवाइड करें कि ये आ जाए। तो ये दोनों क्वेश्चन मार्क को यहाँ कर लेते हैं और इस वाले नंबर को हम यहाँ करना पड़ेगा। ये कर लिया। अब देखिए इस संख्या को हमें इस जैसा बनाना है। तो देखिए ये पॉइंट हमें यहाँ पे चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये पॉइंट हमें यहाँ पे चाहिए इस संख्या को बनाने के लिए। तो ये पॉइंट यहाँ पे लिख लिया, पर इस नीचे की तरफ हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे वापस वहीं पे दशमलव पहुँचाने के लिए। ऐसे ही यहाँ देखिए 1 के बाद पॉइंट चाहिए, तो इस पॉइंट को हमें यहाँ पे पहुँचाना है। तो क्या करेंगे, इसके ऊपर हमें 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए
इस वाले का आंसर कितना दिया है इसमें, इस वाले का आंसर कितना दिया है इसमें, 56.78, तो 56.78 लिख दिया। इसको कट करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 1/10 बचेगा, ऐसा का ऐसा ही। फिर जो 10 से है दशमलव लेफ्ट साइड में मूव कर जाती है तो यहाँ पे आ जाएगी। इस प्रकार हमें 5.678 आंसर मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक बेलनाकार और एक घनाकार आकार के पात्रों की ऊंचाई समान है, दोनों की, इसकी भी h है हाइट, इसकी भी h है। यानी एक बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल है, और एक क्यूबॉइड है। दोनों पात्रों में बराबर मात्रा में पानी डाला गया। बेलनाकार पात्र, जो ये वाला पात्र था, जो बेसल था, बर्तन था, वो आधा भर पाया, बराबर पानी डाला है। और जो क्यूबिक बेसल था वो भी कितना भर पाया, 1/3 हिस्सा ही भर पाया। दोनों में पानी की मात्रा समान है। पानी की मात्रा समान है, इसका मतलब जितना पानी है वो वॉल्यूम समान है। तो बेलनाकार पात्र के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। इसका आधार का क्षेत्रफल देखिए, ये वाला एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो घनाभ के आधार के पात्र के आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका बेस का क्षेत्रफल, यानी इसका बेस का क्षेत्रफल दिया है, तो इसके बेस यानी आधार का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो आइए हम शुरू करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल, कितना होता है, πr स्क्वायर। ठीक है, इन्होंने कितना दिया है, देखिए बेलनाकार पात्र यानी कि सिलेंड्रिकल वेसल है, उसका बेस कितना दिया है, 154, तो 154 लिख दिया है। एरिया ऑफ सर्कल, आइए इसको सॉल्व करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, r स्क्वायर एज इट इज, ये 7 ऊपर जाएगा और 22 नीचे, इसको कट कर देंगे, देखिए तो ये आ जाएगा, यानी r की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो हमें r की वैल्यू मिल गई। अब देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। पानी भरे बेलन का आयतन, जितना हिस्सा पानी भरा है, बेलन में जितना पानी भरा है उसका आयतन किसके बराबर होगा, पानी भरे घन के आयतन का। जो क्यूब है उसमें जितना पानी भरा है उसके आयतन के बराबर होगा। तो देखिए जो बेलन का आयतन होता है वो होता है πr स्क्वायर h, यानी कि पूरी हाइट। ठीक है, और जो क्यूब होता है घन, उसका आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो देखिए ये हमने फॉर्मूला लिख लिया है। अब देखिए पाई आर की वैल्यू कितनी है, 7 आ गई है। हाइट देखिए, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, पानी भरे बेलन का आयतन, पूरी हाइट तो h है। ठीक है, पानी यहाँ कितनी ऊंचाई तक भरा था, देखिए आधा हिस्सा भरा था, इसका मतलब h/2। तो यहाँ ऊंचाई लेंगे वो हम h/2 लेंगे। अब देखिए इसमें a लंबाई, सिर्फ ऊंचाई की कमी है इसमें क्यूब वाले में, तो लंबाई भी उतनी रहेगी, यानी a रहेगा, चौड़ाई भी इसकी उतनी ही रहेगी, b रहेगी। सिर्फ पानी चूंकि कम भरा है तो इसकी ऊंचाई हमें कम लेना पड़ेगी। ये कितना पानी भरा है, h/3, इसलिए इसकी c का मतलब ऊंचाई, ऊंचाई यानी हाइट कितनी लेंगे, h/3। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये s से ये s तो कट गया, पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि 7 पे स्क्वायर है तो 2 बार एक्सपेंड कर दिया है। देखिए 7 से 1 7 कट जाएगा, इस 2 से इस 22 को काट देंगे, तो यहाँ पर 11 और 7 और 3 बचेगा। ये 3 हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ले लिया है। ध्यान दीजिए, इस 3 का हमने 1 में मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया है। तो ए बी, देखिए जो क्यूब है, जो नीचे वाला डायग्राम है, इसके आधार का क्षेत्रफल लेना है। आधार क्या है, इसका एक वर्ग होगा, ये आयत समझ लीजिए। तो इसका आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यही उन्होंने पूछा है, इसको सॉल्व गुणा कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन सी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। तो देखिए इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, ये ब्लैंक बॉक्स को हमने x मान लिया, इसकी वैल्यू कितनी, 1। अब देखिए 1 को यहाँ पे कर लिया, x को यहाँ पे, तो इसकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 की पावर कितनी, 6। आइए इन ऑप्शन को देखते हैं। देखिए जब भी पावर के ऊपर पावर होती है तो उसका मल्टीप्लाई होता है, 2 × 4 कितना हो जाएगा, 8। इस पर ऑप्शन ए इसमें बदल गया। देखिए अभी भी ये आंसर से मैच खा रहा है, नहीं। इसको सॉल्व करते हैं, ये भी इस आंसर से मैच नहीं खा रहा है। ऑप्शन सी को देखते हैं, यहाँ देखिए 9/4 है। सबसे पहले देखते हैं, ये देखिए माइनस की पावर है। जब भी माइनस की पावर को प्लस की करते हैं तो ये संख्या बदल जाती हैं। तो 9 ऊपर हो जाएगा, 4 नीचे हो जाएगा, और जो माइनस के 3 हैं वो प्लस के 3 बन जाएंगे। अब इसको हल करते हैं, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यानी 3/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा।
ये पावर 3 इसकी बाहर की बाहर रहेगी। तो देखिए 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। यहाँ देखते हैं हम ये संख्या इससे मैच कर गई, इसका मतलब ऑप्शन सी ही इसका सही आंसर है। आइए फिर भी ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। पहले माइनस की पावर हटाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, ये पलट जाएंगे 4 ऊपर और 9 नीचे, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर में तो ये 2 की पावर 2/3 की पावर 6 हो रहा है, जो कि ऑप्शन ये इस एक्स के आंसर को मैच नहीं करता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 और 20, जिसमें हम सबसे पहले 19 क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक देखिए बार ग्राफ दिया गया है। अब हेल्थ क्लब में कितने प्रतिशत लोग, देखिए यहाँ पे जॉगिंग में व्यतीत टाइम, जितना टाइम खर्च करते हैं स्पेंड करते हैं उसका परसेंट फॉर्म में दिया गया है एक्स एक्सिस पे, और जितने व्यक्ति यानी लोग जॉगिंग करते हैं उसकी संख्या नंबर ऑफ जॉगर्स ऊपर दिए हैं, जितने व्यक्ति जॉगिंग करते हैं उनकी संख्या ऊपर दी है, और कितना टाइम खर्च करते हैं उसका परसेंट फॉर्म इधर एक्स एक्स पे दिया है। तो देखिए इसमें हेल्थ क्लब में कितने प्रतिशत लोग अपने व्यायाम का 60% से कम समय जॉगिंग करते हैं। देखिए 60 ये रहा, तो 60 से कम वाले कितने हो गए 5, ये भी है ये भी है और ये भी है, ठीक है। देखिए और टोटल कितने हो जाएंगे, देखिए यहाँ तक 5 तक जा रहा है तो 5 है, ये भी 5 तक जा रहा है, ये 10 तक जा रहा है, ये 20 तक जा रहा है तो 20 लिख लिया, ये 10 तक जा रहा है। तो देखिए कितने प्रतिशत लोग, तो यानी लोग तो निकालने हैं 60% से कम वाले। देखिए अगर वो सीधे पूछता ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो 60% से कम एक्सरसाइज करते हैं, 60% से कम एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे लोगों की संख्या पूछी होती तो 60 ये रहा, तो कितने व्यक्ति जाते वो देखिए 5 5 10 और 10 20। तो अगर नंबर ऑफ पीपल पूछे होते तो कितना हो जाता वो आंसर 20, पर इन्होंने क्या पूछा है कितने प्रतिशत लोग, यानी 60% से कम समय जॉगिंग करते हैं। 60% से कम ये भी करता है, ये भी करता है और ये भी करता है, इसकी परसेंट फॉर्म पूछिए। तो देखिए इन तीनों का टोटल कितना हो गया 20। अब टोटल पूरे के पूरे व्यक्ति कितने थे जो जॉगिंग करते हैं, देखिए 5 10 हो गए, 20 हो गए, 20 और 20 40 और 1 50, टोटल व्यक्ति कितने हैं 50। चूंकि इसे प्रतिशत में बदलना है इसलिए 100 और परसेंट से इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा देखिए ये आ जाएंगे ये। तो 60% से कम व्यायाम में समय व्यतीत करने वाले लोगों की संख्या कितनी आ जाएगी 5 + 5 + 10 कितनी आ जाएगी 20। लोगों की कुल संख्या कितनी आएगी, सबको जोड़ देंगे, देखिए इन सबको जोड़ के कितनी आ गई 50। जब इसके परसेंट फॉर्म में लिखेंगे बदलेंगे 60% से कम समय व्यायाम करने में व्यतीत करने वाले लोगों की संख्या निकालनी है प्रतिशत रूप में, तो 20/50 × 100%, तो वो कितना आ जाएगा 40। देखिए कैसे आ जाएगा 50 से 2 बार कटेगा 20 दूनी 40, तो इसका ऑप्शन डी में है ये आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। आया चित्र के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए क्लब में आधे से अधिक लोग अपने व्यायाम का 60% से कम समय व्यतीत करते हैं, 60% से कम वाले ये हैं, ये तीनों हैं, तो ये क्या आधे से अधिक हैं, ये देखिए 60% से कम वाले हैं। पूरे कितने थे, देखिए पूरे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा पूरे 50 हैं ये लोग जो जॉगिंग करते हैं, जॉगिंग करने वाले 50 हैं, और ये कितने हैं 60% से कम वाले 5 10 और 20। तो ये कह रहे हैं कि आधे से अधिक है, आधे से अधिक है, नहीं बॉस आधे से अधिक नहीं है, इसलिए ऑप्शन ये वाला गलत हो गया। ये देखिए तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब ऑप्शन बी पे विचार करते हैं। उन लोगों की संख्या 20 है जो अपने व्यायाम का अधिकतर समय जॉगिंग में व्यतीत करते हैं। देखिए अधिकतम समय ये रहा 80 से 100 वाला, तो ऐसे लोगों की संख्या कितनी है 10 है। ये कह रहे हैं कि उन लोगों की संख्या 20 है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, क्योंकि उन लोगों की संख्या ये 20 बता रहा है और मैक्सिमम समय व्यतीत करते हैं जॉगिंग में, वैसे लोग कितने 10। आइए कम से कम एक व्यक्ति अपने व्यायाम का समय 100% समय जॉगिंग में व्यतीत करता है,
ये कह रहे हैं कम से कम एक व्यक्ति तो करता है 100% समय। 100% भी ये देखिए यहाँ पे आएगा। ऐसे लोगों की संख्या कितनी है? 10। तो वो कह रहे हैं कम से कम एक व्यक्ति करता है। कम से कम एक व्यक्ति का मतलब है एक से ज़्यादा, चाहे जितने व्यक्ति करें, पूरे के पूरे व्यक्ति करें। टोटल कितने हैं? 50। टोटल 50 व्यक्ति हैं, तो 50 की 50 व्यक्ति करेंगे। कम से कम एक का मतलब है एक तो करता ही है, उससे ज़्यादा चाहे जितने करते हो। तो चाहे जितने कितने हैं इसमें? टोटल व्यक्ति 50। ठीक है, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि 100% समय जॉगिंग करने वाले की संख्या कितनी है? 10। और कम से कम एक का मतलब है कि 50 व्यक्ति, अगर जितने व्यक्ति हैं वो सबकी सब जॉगिंग करें। तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इसलिए ऑप्शन कौन सा बचा? डी। 5 लोग अपने व्यायाम का 20 से 40% समय जॉगिंग में व्यतीत करते हैं। देखिए ये रहा, 20 से 40% समय अपना टाइम जॉगिंग में व्यतीत करते हैं। ऐसे लोगों की संख्या कितनी है? 5। तो इसलिए ऑप्शन क्या है इसमें? डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। अरुण के गुल्लक में कुछ पैसे थे, उसने P रुपए गुल्लक में डाले और तो कुल राशि P/2% बढ़ जाती है। तो अरुण द्वारा P रुपए डालने से पहले गुल्लक में कितने पैसे थे? माना कि P रुपए डालने से पहले गुल्लक में X रुपए थे। ठीक है, लेट द मनी ऑफ द पिगी बैंक बिफोर एडिंग रुपीज P इज इक्वल टू X। तो देखिए X पहले थे, P रुपए डाल दिए, तो क्या हुआ? वो कह रहे हैं जितना रुपए पहले था उसका X उसका P/2% बढ़ गया, यानी X का P/2 बढ़ गया। बढ़ गया का मतलब जुड़ गया। तो इस प्रकार ये इक्वेशन बन गई है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये X से ये X तो कट गया, तो ये बचा। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए परसेंट का मतलब कितना होता है? 1/100, यानी कि बट्टे में 100 का इंटू कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये P इसके नीचे पहुंच जाएगा। P से P क्या हो गया? कैंसिल। तो X की वैल्यू कितनी आ गई? 200। यानी कि P रुपए डालने से पहले कितने थे? उसके पास 200 रुपए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अखिल और बालू बिंदु P और Q तक एक सीधे पथ पर चलना शुरू करते हैं। P से चलना, देखिए अखिल है और बालू है। कौन है? अखिल और बालू। एक बिंदु P लेते हैं, देखिए P से Q तक चलना प्रारंभ करते हैं। उसके बीच की दूरी कितनी है? देखिए 12 किलोमीटर है। दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। एक की जो चाल है, स्पीड है, वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरे की, बालू की कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, बालू जब Q तक पहुंचता है तो वह रुकता नहीं है, वह तुरंत वापस मुड़कर वापस अखिल की ओर लौट आता है उससे। और जो बालू है अखिल से बिंदु R पर मिलता है। तो बिंदु Q से R की दूरी कितनी है? आइए इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए अखिल, एक पॉइंट P है, अखिल और बालू पॉइंट P से Q तक चलना प्रारंभ करते हैं। Q तक जाते हैं। ये कौन जा रहा है? अखिल और बालू दोनों एक पॉइंट P से चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, और दोनों P और Q के बीच की दूरी कितनी है? 12। तो देखिए अखिल ने चलना प्रारंभ किया। चूंकि अखिल की स्पीड क्या है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अखिल की स्पीड कम है और बालू की स्पीड ज़्यादा है। देखिए 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बालू गया, पर बालू क्या करता है? Q पे पहुंचने के बाद वापस लौट कर आता है। देखिए Q वापस, और अखिल को किस जगह पे मिल जाता है? R जगह पे मिल जाता है। यही क्वेश्चन है। तो देखिए अब क्वेश्चन में क्या पूछा? Q से R की दूरी। लास्ट में इसने पूछा है Q से R की दूरी कितनी है। देखिए टोटल दूरी कितनी है? 12 है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप फिर से देख लीजिए। एक पॉइंट P से अखिल और बालू एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। चूंकि अखिल की स्पीड सिर्फ 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और बालू की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अखिल चलना प्रारंभ करता है, बालू भी चलना प्रारंभ करता है, पर बालू है वो पॉइंट Q पे पहुंच के वापस लौटता है। और एक बिंदु R होता है, R मिलता है, जहां दोनों वो मिल जाते हैं। दोनों के बीच की दूरी 12 किलोमीटर है। तो यहाँ हमें देखना है, देखिए बिंदु R है ये, तो मान लिया हमने
जो Q से R की दूरी कितनी मान ली हमने, x मान ली। तो देखिए P से R तक की दूरी कितनी हो जाएगी, पूरी दूरी कितनी है 12 है, तो 12 में से कितना घटा देंगे, x घटा देंगे, तो ये P से R तक की दूरी आ जाएगी हमारे पास। चलिए आगे देखते हैं। माना कि अखिल और बालू को बिंदु R पर मिलने में 30 घंटे का समय लगता है। मान लिया P जब R पे पहुंचा तो उसने T टाइम लिया, और बालू ने भी जब Q के पास लौट के आया तो पूरा टाइम उसने भी T घंटे लिया, यानी T घंटे समय बाद वो दोनों मिल जाएंगे। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये किसकी दूरी निकालना है, डिस्टेंस, हम अखिल की निकाल रहे हैं, तो अखिल लिख दिया गया है यहाँ पे। तो देखिए अखिल ने कितनी दूरी तय की, देखिए अखिल ने यहाँ से यहाँ तक दूरी तय की, P से R तक की। तो P से R तक की दूरी कितनी है, 12 माइनस एक्स, तो 12 माइनस एक्स लिख दिया। अखिल की चाल कितनी थी, देखिए 4 किलोमीटर, तो 4 लिख दिया। समय कितना लगा उसको, ये देखिए हमने माना है यहाँ पे, सपोज किया है कि अखिल और बालू दोनों ने R तक पहुँचने में कितना टाइम लिया, T घंटे, तो समय भी T लिख दिया। तो ये पहला समीकरण बन गया है। ऐसे देखते हैं दूरी, बालू की दूरी निकाल देते हैं। तो जब बालू चला था, यहाँ क्लियर देखें हम, तो देखिए बालू यहाँ P से चला था, तो P से तो देखिए पूरी 12 किलोमीटर तो चला ही, तो 12 और फिर यहाँ से फिर x भी चला है, तो यानी कि 12 प्लस x वो चला है, इसलिए यहाँ पे इसकी बालू की जो दूरी होगी 12 प्लस x हो जाएगी। चाल देखिए बालू की कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे देखिए चाल की जगह पे 6 लिख देंगे। समय कितना है T, तो T लिख दिया है। ये हमें दो इक्वेशन, ये दो समीकरण में मिल गए। आइए इनको एक तरफ लिख के हम सॉल्व करते हैं। देखिए x से x कट जाएगा जोड़ने पर, 12 और 12 कितने जाएंगे, 24 हो जाएंगे। यहाँ पर 10t हो जाएगा। t की वैल्यू कितनी आएगी, 24/10, यानी कि इसको काट देंगे तो 12.5, यानी t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.4। 2.4 को देखिए t का मान आ गया है, क्योंकि हमें x की वैल्यू पता करना है, यानी q से r तक की दूरी पता करना है। x की वैल्यू पता करने के लिए हमें इस t की वैल्यू को हम इन दोनों किसी समीकरण में रख देंगे। तो 12 प्लस x इक्वल टू 6t में रख देते हैं। ये देखिए t की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितनी लिख दी, 2.4। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 6 गुणा 2.4 में तो इतना आ गया। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.4। तो इसलिए इसमें आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो देखिए PQS और RQS, देखिए PQS RQS, ये देखिए राइट एंगल का साइन है। तो ये वाला ऊपर, ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज कैसे दिए, सर्वांग सम दिए हैं। तो देखिए आप क्या करेंगे, इसमें ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, यानी देखिए पहला ऑप्शन सही है, QPS इज इक्वल टू होगा SRQ। तो ये वाला, ये दोनों सही है, तो ऑप्शन ए तो सही है। इसमें नहीं, शर्त सही नहीं है वो पूछना है, तो ए वाला सही है। चलिए बी को चेक करते हैं। PQS और SQR, ये भी देखिए सही है। थर्ड देखते हैं, थर्ड ये कह रहा है QP RS। ये देखिए जब इन ट्रायंगल की बात हो रही है तो देखिए ये समकोण है, समकोण की सामने वाली वजह कर्ण होती है, हाइपोटेनस होती है, और इसका हाइपोटेनस ये आएगा, तो हाइपोटेनस के बराबर होगा, ये इसके बराबर कभी नहीं होगा। तो यही ऑप्शन इसमें सही नहीं है। तो ये नहीं वाला ही कंडीशन हमें ढूंढनी थी, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और देखिए डी में पूछ रहे हैं PS इक्वल टू SR, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी गलत, इस समरूप त्रिभुज, दिए गए समरूप त्रिभुज में जो जहाँ बराबर दिखा रहा है वो इसमें गलत दिया गया है। तो गलत शर्त इसमें से कौन सी आई, ऑप्शन सी ही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। दो ठोस दिए हैं चित्र नंबर 1 में और 2 में। घन के प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल, फलक यानी देखिए घन, ये देखिए इसमें कितने 1 2 3 4 है, 4 घन जुड़े हैं। ये ऊपर का हिस्सा, सामने का हिस्सा, ये सब फलक कहलाते हैं। फलक मीन्स फेसेस।
तो फलक का क्षेत्रफल कितना है P, एरिया कितना है इसका, मान लो 4 क्यूब में से 1 क्यूब की बात हो रही है, तो ऊपर का जो एरिया है कितना दिया है ना P, फेस है उसका एरिया कितना दिया है P, तो इस प्रकार क्यूब में कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब देखिए चित्र 1 के ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल Q है, चित्र 1 यानी इस पूरे का जो टोटल क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा Q, और प्रत्येक घन का जो प्रत्येक फलक है जो ऊपर का हिस्सा है ये देखिए ये कितना है P। तो आइए हम डायग्राम में देखते हैं, इसको बड़ा कर लिया है तो देखिए एक इसका P, इसका भी P, इसका भी P, इसका भी P, 3 4 कितना हो गया P हो गया, इस फलक का भी P, इस फलक का भी P, इस फलक का भी P, इस फलक का भी। अब देखिए इस पूरे बॉक्स को हम देखें तो यहाँ देखिए 4P है, तो 4P ऊपर हैं तो इसके जमीन पर भी 4P होंगे। अब देखिए ये सामने P है तो इसके पीछे भी 2P होंगे, और ये देखिए दाईं तरफ है तो बाईं तरफ भी 2P होंगे। इसका मतलब चित्र 1 का क्षेत्रफल निकलेगा क्या होता है, 4P ऊपर की तरफ, 4P नीचे की तरफ आएंगे तो ये हो गए। ऐसे ही 2P ये सामने के और 2P पीछे के, फिर देखिए 2P दाईं ओर के, 2P ये बाईं ओर के आएंगे, इसलिए इनका क्षेत्रफल कितना आ गया 16P। अच्छा, चित्र में जो पूरा बॉक्स दिया था इसका क्षेत्रफल इन्होंने बोल दिया कितना है Q है, एरिया इस पूरे का, इसलिए हमने ये पूरा इधर तो 16P आ गए पर इस पूरे को उन्होंने कहा है ये Q के बराबर है यानी Q है, तो इस इक्वेशन का हम उपयोग करेंगे। आइए डायग्राम 2 में देखते हैं, वही प्रोसेस अपनाएंगे, ये P, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो देखिए चित्र 2 का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया ऑफ डायग्राम 2, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 4 ऊपर तो 4 सबसे नीचे होंगे इसी के, तो 4 और 4 हो गए। फिर देखिए 4 सामने तो 4 सब सामने के बिल्कुल पीछे वाले में होंगे तो 4P ये फिर हो गए। फिर एक ये दाईं तरफ का P तो एक बाईं तरफ का P, तो ये हो गए। तो ये कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। देखिए 4 4 वालों को अलग जोड़ दिया है, 16P। 16P इसलिए किया गया है कि कहीं पे भी हमें 16P मिल जाएगा उसकी जगह पे हमें Q लिख देंगे, क्योंकि ऑप्शन में Q को भी सम्मिलित किया गया है, इसलिए यहाँ पे 16P और 2P को अलग अलग करके लिखा है। अगली लाइन में हम 16P की जगह पे कितना लिख देंगे, Q लिख देंगे। 2P एज इट इज यहाँ हम देखते हैं ये ऑप्शन C में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन C सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। एक जादूगर ने 1 से 100 तक की गिनती लिखी, यानी गिनती की कार्ड रख दिए, उसमें से ऐसे वाले सब कार्ड उसने गायब कर दिए जिनमें 7 अंक था यानी डिजिट था। ठीक है, उदाहरण के लिए एग्जांपल दे दिया है कि गायब करके। तो ये पूछ रहा है 88 का क्रम क्या होगा, जो 88 नंबर है वो किस नंबर पे आएगा। गायब करने के बाद बीच के क्रम के अंक हट जाएंगे। तो देखिए 1 से लेकर 100 तक की हमने गिनती लिख दी है, तो यहाँ देखिए 7 वाले अंक, ये अंक हमें सारे हट जाएंगे। ये देखिए ये कितने हो गए, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 हो गए, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, चूंकि हमें 88 की मार्किंग करनी है तो ये बाद वाले हमने नहीं हटाए हैं, बाद में जितने 7 आए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो देखिए अगर 7 वाली संख्या नहीं हटाएंगे तो 88 की रैंकिंग है वो 88 ही है इसमें। अब ये सब सारे हटा दिए यानी 18 हटा देने हैं, तो 88 की पहले रैंकिंग 88 थी, जो 7 वाली 18 संख्याएं बीच में से हट जाएंगी। जब 7 वाली 18 संख्याएं बीच में से हट जाएंगी, ये देखिए 18 संख्याएं बीच में से हट जाएंगी, तो जो 88 का क्रम है वो कौन से नंबर पे आ जाएगा, 70 नंबर पे आ जाएगा। इसलिए इसमें क्या है, ऑप्शन ए सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में ये डायग्राम दिया गया है। तो POR, इसमें POR ये क्वेश्चन मार्क है, उसकी माप पूछी गई है। आइए इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन को सरल करने के लिए हम P से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। हमें दिया गया है L रेखा और M रेखा कैसी हैं, समांतर। तो हम एक इसमें रचना करते हैं
पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, नीचे की ओर खींचते हैं। ये हमने खींच दी है, ठीक है। चूंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है इसलिए ये एंगल कितने का होगा, 90। पूरा एंगल 130 का, और ये 90 है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे में, ये 90 हो गया। ये कितना आ जाएगा, देखिए ये 40 आ गया है। ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखिए थोड़ा कंजस्टेड हो गया है चित्र के लिए, तो यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए। ये एंगल तो कितना दिया है, 112। चूँकि ये लाइन ही परपेंडिकुलर है, यानी लंब रेखा खींची गई है, तो ये एंगल भी कितने का हो जाएगा, ये वाला एंगल 90 का हो जाएगा। तो अब देखिए हमें ये चतुर्भुज हो गया, एक कोण 40 का, ये क्वेश्चन मार्क, और ये 112 और ये 90। ये देखिए ये कोण कितने होगा, 90। तो 4 कोणों में से 3 कोण दिए हैं, चौथा हमें निकालना है। चतुर्भुज के चारों कोणों का जो कितना होता है, देखिए 40, x, 112 और 90। इन चारों को जोड़कर हमें कितना आना चाहिए, 360। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमें, 118। तो यही इसका आंसर है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। ललित और शेखर के पास अलग अलग आकार के वर्गाकार खेत हैं। देखिए वर्ग यानी कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, इस प्रकार के ललित और शेखर के पास फील्ड हैं यानी खेत हैं। उन्होंने अपने अपने खेत के चारों ओर बिना किसी ओवरलैपिंग के तार की बाड़ लगाई। ललित ने तार के, आइए चित्र में देखते हैं। देखिए स्क्वायर है, इसके चारों ओर बाड़ यानी कांटे के तार लगा दिए जाते हैं। ये थोड़ा ठीक से नहीं बना है। ये काम दोनों ने किए हैं, किस किसने, ललित ने और शेखर ने, दोनों को ये काम करने हैं। तो ठीक है, तो जो ललित ने तार लिए, देखो एक बंडल में तार कितने लंबा तार आ जाता है, 20 मीटर। ऐसे उसने कितने बंडल खर्च कर दिए, 8 बंडल। किसने, ललित ने। यानी एक बंडल में 20 मीटर तार आता है, तो ऐसे बंडल उसने 8 बंडल ख़त्म कर दिए अपने खेत के चारों ओर कांटे के तार लगाने में। ऐसे ही फिर देखिए, और टोटल उसका खर्चा आया कितना, 800 रुपये। फिर देखते हैं यहाँ पे शेखर, अब शेखर की बारी आई। शेखर ने कुछ अन्य बंडल, यानी बंडल की संख्या नहीं दी, पर एक बंडल में तार की लंबाई कितनी दे दी, 30 मीटर। और उसकी कॉस्ट कितनी आई, 300 रुपये खर्च किए। अच्छा, अब अपने काम की चीज़ आ गई है। दोनों ने प्रति मीटर तार के लिए समान पैसे चुकाए। प्रति मीटर यानी 1 मीटर की जो रेट है वो दोनों ने समान दी है, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। दोनों के खेतों की भुजाओं की लंबाई का अंतर कितना है। अच्छा, दोनों खेतों की तार की भुजाएं नहीं पूछी, उनका अंतर भी पूछा है। ये थोड़ा ध्यान रखने का है आपको, क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिएगा। तो देखिए ललित के वर्गाकार खेत यानी स्क्वायर फील्ड है उसके चारों ओर लगा हुआ कुल तार। देखिए एक बंडल में कितना, 20 मीटर, तो 8 बंडल में कितना, 160 मीटर। तो ये ललित ने जितना तार लगा वो आ गया टोटल। ललित के प्रति मीटर तार की कीमत कितनी हो जाएगी, टोटल खर्चा कितना है, 800 रुपये। टोटल खर्चा 800 रुपये, और टोटल तार कितना आ गया, 160। तो 160 मीटर के कितने रुपए हैं, 800 रुपये। तो 1 मीटर के कितने, 800 बटे 160। सोल्व करेंगे तो 5 रुपये आ गया। 1 मीटर तार की कीमत कितनी आ गई, 5 रुपये आ गई। शेखर के वर्गाकार खेत के चारों ओर लगा कुल तार कितना है, उसकी रेट कितनी थी, 300। तो देखिए उन्होंने कहा था 1 मीटर की रेट दोनों की समान है, तो टोटल खर्चे में उसके 1 मीटर की रेट का जब भाग दे देंगे, यानी 5 रुपये का भाग दे देंगे, तो जो शेखर था उसने अपने चारों तरफ जितने खेत तार लगाया खेत के चारों ओर, वो उसकी लंबाई आ जाएगी। तो कितनी आ गई, 60 मीटर आ गई है। तो ललित के वर्गाकार खेत की भुजा कितनी आ जाएगी, देखिए यानी टोटल, हाँ 160 मीटर पूरा तार लगा, यानी एक स्क्वायर के चारों तरफ 160 मीटर तार लगा। तो चारों तरफ जब लगाते हैं तो उसकी परिमाप होती है, तो परिमाप में जब 4 का भाग दे देंगे तो भुजा आ जाएगी। तो इसलिए 160 में 4 का भाग देने से ललित के जो खेत है उसकी भुजा आ गई है 1। फिर देखिए शेखर के वर्गाकार की भुजा, टोटल कितना तार लग गया, 60 मीटर, उसमें 4 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 15। एक भुजा की लंबाई आ गई। दोनों को घटाएंगे जो कि पूछा गया है अंतर, तो कितना आ जाएगा, 25 मीटर, यानी कि 25 इज द राइट आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। दीपक और संतोष ने एक ही मॉडल का मोबाइल फ़ोन अलग अलग दुकान से खरीदा। उन्होंने एक ही चिन्हित मूल्य पर अलग अलग छूट के साथ फ़ोन खरीदे, यानी डिस्काउंट के साथ फ़ोन खरीदे। दीपक ने कुल छूट 640 रुपये बचाए। संतोष को दीपक से 2% अधिक छूट मिली, यानी डिस्काउंट मिला, और उसने 800 रुपये बचाए। दीपक को कितने प्रतिशत छूट यानी कि डिस्काउंट मिला? दीपक को कितने प्रतिशत डिस्काउंट मिला? दीपक और संतोष द्वारा रुपए की छूट यानी डिस्काउंट का अंतर, वो कितना होगा? छूट यानी डिस्काउंट का परसेंट वाला अंतर, प्रतिशत अंतर। तो देखिए पैसे में कितना अंतर है दीपक और संतोष में? 640 800 में से घटा देंगे तो ये पैसे के रूप में हो गया। हाँ देखिए, संतोष को दीपक से 2% अधिक छूट मिली, यानी कि 2% अधिक मिली, यानी कि दोनों को जो ऑफर डिस्काउंट मिला है उन दोनों के प्रतिशत रूप में कितने का अंतर है? 2 का। तो यहाँ अंतर निकालना नहीं है, डायरेक्ट अंतर हमें दिया है 2%। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो 160 आ गया। 160 रुपये में 2% का अंतर आ रहा है तो 1 रुपये में कितने का आएगा? 160 इसके नीचे आ जाएंगे। दीपक को 1 रुपये में 2/160 का प्रतिशत रूप में प्रतिशत फॉर्म में आता है। अब देखिए दीपक को मिली छूट कितने रुपए की चाहिए? दीपक को कितने रुपए बच गए थे उसके? 640। तो 1 रुपये में जब इतने प्रतिशत की छूट मिल रही है तो 640 रुपये में कितने की मिलेगी? 640 के में गुणा कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो इससे इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8%, तो 8% आ जाएगा, इसलिए इसमें 8% इज द राइट आंसर। देखिए गणित, भौतिकी और रसायन, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में सोना एक लड़की है, उसके औसत अंक 75 है। उसने गणित की कॉपी का रिवैल्यूएशन कराया, पुनर्मूल्यांकन, तो जो औसत था, एवरेज था, वो बदल के 78.5 हो गया। गणित में सोना के अंकों के बारे में पुनर्मूल्यांकन के पश्चात कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है। जब भी हम एवरेज निकालते हैं, देखिए गणित, भौतिकी और रसायन, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनका औसत निकालना है तो 3 का इसमें भाग देना पड़ेगा। देखिए इनका औसत कितना आ जाएगा? 75, ये 75 दिया है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75 का गुणा 3 का गुणा 75 में हो जाएगा तो इतना आ जाएगा, यानी 225 आ गया। फिर प्रोसेस करेंगे, फिर रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ? पुनर्मूल्यांकन करने के बाद इन्हीं का जो औसत था, औसत का फॉर्मूला तो यही रहेगा, 78.5 हो गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 का इंटू 78.5 में करेंगे तो कितना आ गया? 235। अब देखिए 235 में से ये 225 थे तो कितने बढ़ गए इसमें? तो 235 में कितना बढ़ाएंगे हम? 225 घटा देंगे, कितना बचेगा? 0.10.5, यानी 10.5 कितना हो गया? बढ़ गया औसत। इसलिए इसमें ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक 1/2 के बराबर है? तो देखिए इसमें सीधा निकाल लेते हैं। ऑप्शन डी हमें दिख रहा है तो ऑप्शन डी को ही रेशनल फॉर्म में लिख लिया है। यहाँ देखिए नीचे से 2 कॉमन आ जाएगा, ये पोर्शन कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा तो 1/2 आ जाएगा। सीधा हमें दिख रहा है कि ऑप्शन डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। विवेक ने 100 रुपये प्रति लीटर की दर से 5 लीटर संतरे का गाढ़ा द्रव खरीदा। विवेक था, उसने किया 5 लीटर संतरे का बहुत गाढ़ा लिक्विड लेके आया, द्रव लेके आया। कितनी रेट से लाया? 100 रुपये 1 लीटर के, तो कितना लाया? 5 लीटर, तो कितना हो गया? 5 लीटर में 100 गुणा कर देंगे, 500 रुपये का संतरे का गाढ़ा द्रव लेके आया। संतरे का जूस बनाने के लिए उसने गाढ़े द्रव और पानी को 1:5 में मिलाया। उसने संतरे के जूस में 15 रुपये प्रति 250 ml की दर से बेच दिया। अच्छा, उसने अपना स्टॉल लगाने के लिए 700 रुपये खर्च किए, पानी के लिए 1 पैसा भी नहीं दिया। उसने अपने बनाए गए जूस को बेचकर कितने प्रतिशत लाभ कमाया? तो विवेक की कुल लागत कितनी पड़ी भाई? देखिए
5 लीटर संतरे का गाढ़ा द्रव लेके आया 100 रुपये की रेट से, तो 500 रुपये तो ये हो गए, 100 गुणा 5, और 700 रुपये का स्टॉल लगाया, तो उसका कुल खर्चा कितना हो गया, 1200 रुपये हो गया। चलिए, बेचने के लिए बनाया गया कुल द्रव, जब खरीद के लाया तो गाढ़ा लाया, जब उसने बेचा तो उसमें पानी मिलाया, तो क्या किया, संतरे का गाढ़ा द्रव प्लस पानी हो गया, जो बेचने के लिए बनाया था द्रव। बेचने के लिए बनाया गया कुल द्रव, गाढ़ा संतरे का गाढ़ा द्रव कितना लाया था, 5 लीटर। पानी कितना मिलाया, देखिए 1:5, यानी अगर 1 लीटर संतरे का गाढ़ा द्रव मिलाया तो 5 लीटर पानी मिलाएगा, और संतरे का गाढ़ा द्रव कितना है, 5 लीटर, तो 5 गुना कर दो उसको सीधा, तो 25 लीटर उसने पानी मिला दिया, तो टोटल कितना हो गया, 30 लीटर हो गया। चलिए, ये बेचने के लिए उसमें पानी मिला के, उस संतरे का जो गाढ़ा द्रव लाया था, लिक्विड लाया था, उसमें 25 लीटर पानी मिला के बेचने के लिए बना दिया। अब आइए रेट, 250 ml जूस का जो विक्रय मूल्य है, बेचने का मूल्य, वो 15 रुपये में बेच रहा है। ये देखिए 15 रुपये में कितना बेच रहा है, 250 ml। अब देखिए, चूँकि यहाँ लीटर फॉर्म में है तो इसे भी हम लीटर फॉर्म में लेके आएंगे। 250 ml, 250 ml में कितना 15 रुपये कमाता है, तो 1000 ml में कितना कमाएगा, तो देखिए 250 1000 बनने में कितने 4 बार हो गए, इसलिए 4 गुणा कर दिया है, तो 1000 ml जूस बेचेगा तो 60 रुपये कमाएगा। 1000 ml का मतलब 1 लीटर जूस को बेचने में 60 रुपये कमाएगा। 1 लीटर जूस का विक्रय मूल्य कितना है, 60 रुपये, तो 30 लीटर जूस को बेचने विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 60 गुणा 30, तो कितना आ गया, 1800 रुपये। 30 लीटर पूरा बेचना था, 30 लीटर जूस बेच दिया, उसने कितना रुपये कमा लिया, 1800 रुपये, तो कुल लागत कितनी थी, 1200, कमा कितने लिए, 1800, तो कितने का फ़ायदा हो गया, 600 का। तो देखिए लाभ, तो 600 हो गया हमारा लाभ। चूँकि अब देखिए लाभ पूछा है, पर कौन सा पूछा है, प्रतिशत वाला। अगर सिंपल लाभ पूछा होता तो 600 सही आंसर है। अब इसे प्रतिशत रूप में बदलने के लिए लाभ बटे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, कुल लागत मूल्य, लागत मूल्य कितना है, 1200, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 का। अब इसको क्रॉस कर देंगे तो कितना आ गया, 50%। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। एक प्रतियोगिता में फुटबॉल की 4 टीमें हैं, PQRS पार्टिसिपेट कर रही हैं, है ना। चयन चरण में प्रत्येक अन्य टीम के साथ ठीक एक बार खेलती है। 4 लोग हैं, 4 में से एक टीम अन्य तीनों के साथ एक मैच जरूर खेलेगी। फिर इसमें बताया गया है, जीतने वाली अगर टीम जीतती है तो 2 अंक मिलेंगे, अगर हारती है तो कोई भी अंक नहीं मिलेगा, और अगर ड्रॉ खेलती है तो उसे 1-1 अंक मिलेगा। ये इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप अगर अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो तो ही अटैम्प्ट करें। अगर आपको क्वेश्चंस समझ में नहीं आते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बिल्कुल अटैम्प्ट नहीं करें, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में टाइम लग सकता है, जो कि आपके अन्य सरल क्वेश्चंस को डुबो देगा। चलिए फिर भी समझते हैं। ये देखिए अंक तालिका दी है, P के टोटल अंक 0 हैं, इसका मतलब P ने एक भी मैच नहीं जीता है। Q के 4 अंक है, तो इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, अभी बात करेंगे। S के अंक 3 है। चलिए, यदि Q द्वारा खेला गया कोई मैच बराबरी पर खत्म नहीं हुआ था तो टीम R के अंक कितने थे। देखिए P, अच्छा P के बारे में सुनते हैं। P की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखिए W का मतलब विन यानी जीता, L का मतलब लॉस कर दिया मैच यानी हारा, D का मतलब ड्रॉ। तो P की क्या संभावना है, देखिए 0 अंक है, टोटल 0 अंक है, इसका मतलब एक भी मैच उसने जीता नहीं है, और 0 अंक है, इसका मतलब तीनों की एक टीम, अन्य 4 टीमें हैं तो एक टीम अन्य 3 टीमों से 3 मैच खेलेंगे, इसलिए 3 संभावनाएं इसमें बनाई गई हैं। एक भी नहीं जीता, तीनों की 3 आ रहे हैं, ड्रॉ एक भी नहीं किया है, तो P की संभावना ये हो गई। चलिए Q की संभावना कितनी है, Q के 4 अंक है, तो 4 अंक देखिए कैसे आ सकते हैं। देखिए 3 मैच खेले हैं तो 3 कर लिए। Q की संभावना है कि 2 मैच जीत जाए, 1 हार जाए, और एक भी ड्रॉ नहीं खेले। दूसरी संभावना ये है कि 1 मैच जीत जाए और 1 भी हारे नहीं, और 2 ड्रॉ खेल जाए, तो 2 ड्रॉ के 1-1 अंक हो जाएंगे और 1 जीतने के 2 अंक,
चलिए ये संभावना कैंसिल हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ ना ये क्या किया कहा है ना, क्यू द्वारा खेला गया कोई भी मैच बराबरी पर खत्म नहीं हुआ। तो देखिए ये ड्रॉ नहीं खेल सकता है, तो 2 ड्रॉ हमने इसमें लिखे थे, तो ये ऑप्शन इसमें कैंसिल हो गया। अब यही वाला ऑप्शन बचा। अब आइए एस का क्या है भाई, देखिए एस के 3 अंक, 3 अंक कब हो जाएंगे, एक जीत जाए और एक हार जाए और एक ड्रॉ को खेल जाए, तो उसके कितने हो जाएंगे, 3 अंक हो जाएंगे। और एक संभावना ये है कि एक भी नहीं जीते, एक भी हारे भी नहीं, तीनों के तीनों ड्रॉ खेलते, तो अभी इसके कितने हो जाएंगे, 3 अंक हो जाएंगे। तो ये 2 संभावना इसकी बनती हैं, इसमें से ये कैंसिल हो गई। तो इसमें ये लिखा है कि तीनों के तीनों ड्रॉ हो जाए मैच। तो यहाँ कह रहे हैं कि क्यू ने कोई भी ड्रॉ मैच नहीं खेला है, तो देखिए एस का क्यू से मैच तो वही होगा। जब एस ड्रॉ खेलेगा तो क्यू को भी ड्रॉ खेलना पड़ेगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन इसमें कैंसिल हो गया। तो क्यू का भी यही अब पॉसिबिलिटी बनी और ये भी बनी। अब देखिए आर, देखिए आर की संभावना क्या हो जाएगी, देखिए इसमें आर की पॉसिबिलिटी ये बन रही कि देखिए आर 2 मैच जीत जाएगा। देखिए 2 मैच कैसे जीतेगा, देखिए पी एक भी मैच नहीं जीता है, तीनों की तीनों आ रहा है, इसका मतलब आर पी से तो एक मैच जीत ही गया है, इसलिए एक मैच तो यहाँ पे जीता हुआ आएगा ही उसका। ठीक है, अब हाँ, अब इसे एक मैच और जीतना। देखिए ये दोनों क्यू और एस दोनों एक एक मैच हारी हैं। ठीक है, तो इसका मतलब एक मैच तो ये आर इससे जीत गया और ये दोनों एक एक मैच हारी हैं, तो 100% आर इनमें से किसी एक से और जीता है, इसलिए देखिए 2 मैच इसके जीतने वाले हो गए। जब 2 मैच इसके जीतने वाले हो गए, एक ड्रॉ, तो देखिए आर इससे तो ड्रॉ जीत, ये तो तीनों मैच आ रही है, तो इससे ड्रॉ तो खेलेगा ही नहीं। फिर क्योंकि उन्होंने मना कर दी कि एक भी मैच ड्रॉ नहीं खेला, इससे ड्रॉ नहीं खेला उन्होंने, 100% थर्ड वाले से क्या हुआ, उसने एक ड्रॉ मैच, देखिए यहाँ एक ड्रॉ मैच है, इसका एक ड्रॉ मैच आ जाएगा। इस प्रकार 2 बिन, एक बार जीतने में कितने अंक मिलते हैं, 2 नंबर मिलते हैं, तो 2 मैच जीते हैं तो 4 नंबर ये हो गए और 1 नंबर ड्रॉ का हो गया, तो टोटल कितने नंबर हो गए, 5। इसलिए इसमें ऑप्शन डी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, यदि टीम क्यू और टीम एस के बीच मैच बराबरी पर खत्म हुआ, तो टीम क्यू और आर के बीच जो मैच हुआ उसका परिणाम क्या था। वही पॉसिबिलिटी बनाएंगे, एक भी मैच जीता नहीं है क्यू, क्योंकि एक भी मैच पी जीता नहीं है क्योंकि 0 अंक हैं, तो एक भी जीता नहीं है, 3 लॉस हुए हैं उसके मैच, एक भी ड्रॉ नहीं है। क्यू की संभावना है, यहाँ देखिए क्यू की संभावना एक ये है, 4 अंक है, 4 अंक कैसे आ जाएंगे, जब वो 2 मैच जीत जाए और एक हार जाए, तो 2 दूनी 4 सीधे सीधे हो जाएंगे। एक और संभावना बन सकती है कि 2 ड्रॉ खेल ले और एक जीते, इसमें से ये वाला कैंसिल हो गया। क्यों, इस वाले का मतलब है एक भी ड्रॉ नहीं खेले, तो यहाँ कह रहे हैं कि क्यू और एस के बीच मैच बराबरी खत्म हुआ, इसका मतलब क्यू और एस ने एक ड्रॉ खेला है, तो यहाँ 0 ड्रॉ है, तो इसका मतलब ये वाला कट गया, तो ये ऑप्शन बचा है हमारे पास। एस का आ जाएंगे, एस के 3 अंक हैं, तो 3 अंक से एक जीत जाए, एक हार जाए और एक ड्रॉ, ये संभावना एक और बन जाएगी। एक भी जीते नहीं, हारे भी नहीं और तीनों ड्रॉ खेल जाए तो भी हो जाएगा। फिर वही एस का उन्होंने लिखा है कि जो क्यू के साथ एक मैच क्या हुआ, ड्रॉ, वो बराबरी पे खत्म हुआ, इसलिए ये खत्म, 3 ड्रॉ नहीं खेलेगा वो। हाँ ये वाला खत्म, इसलिए हो गया। देखिए एस का 0-1 एक भी नहीं जीता, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब पी तीनों मैच हारी है तो एस तो उससे जीत ही गया होगा, इसलिए ये वाला नीचे ऑप्शन खत्म हो गया, यही बचा है सीधा। आइए अब अपने फाइनल उस पर चलते हैं, क्यू और आर के बीच मैच का क्या परिणाम हुआ। क्यू और आर की संभावना ये बनती है, देखिए आर, देखिए पी तो एक भी मैच जीता नहीं है, तीनों आ रहे हैं, तो एक इससे तो जीत ही गया है जी,
अब देखिए यहाँ पे ये आ रहा नहीं है, और यहाँ देखिए एस तो आ रहा है एस से, तो ये एस से एक मैच और जीत गया है, 2 मैच जीत गया है। अब देखिए ड्रॉ, ड्रॉ का देखते हैं तो देखिए ये आ रहा है, तो इससे एक बार जीत गया है, तो 2 जीत हो गई इसकी। अब एक और चाहिए, तो इससे जीत चुका है और एस से जीत चुका है। अब देखिए क्यू से देखते हैं, क्यू से इसने कितने, देखिए ये एक भी आ रहा नहीं है, तो ये जीत ही नहीं सकता। अब एक इसकी जीत नहीं बढ़ेगी अब, ठीक है। दूसरा 2 ड्रॉ खेले हैं, तो एक तो एस के साथ खेल लिया है ड्रॉ, और क्यू इसके साथ एक भी ड्रॉ नहीं खेलेगा क्योंकि ये हार चुका है। तो 100% क्यू आर के साथ एक ड्रॉ खेलेगा। तो कितने हो गए इसमें, 2 जीत हो गई और 1 ड्रॉ हो गया। 2 जीत के 4 नंबर और 1 ड्रॉ के 1 नंबर, तो कितना हो गया 5। तो इसमें क्यू और आर क्यू और आर क्या हो जाएगा, इसमें 2 ड्रॉ इसने खेले हैं, इसलिए ये इसके साथ में 1 ड्रॉ जरूर खेलेगा। तो इसका ऑप्शन सी सही है, यानी क्यू और आर के बीच में बराबरी का मैच हुआ। क्वेश्चन नंबर 34। मेघा और निखिल ने मोम की एक बेलनाकार मोमबत्ती बनाई। मेघा की मोमबत्ती का आधार की त्रिज्या और ऊंचाई आर और एच है। निखिल की मोमबत्ती का आयतन मेघा के मोमबत्ती का आयतन का 1/4 है। चलिए क्वेश्चन ही देखते हैं सीधा। बेलनाकार मोमबत्ती का आयतन किसका, मेघा का। बेलनाकार मोमबत्ती का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कैंडल, वैक्स कैंडल। तो ये क्या होगा, मेघा का वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वैक्स कैंडल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वैक्स कैंडल ऑफ निखिल, दोनों के बराबर जाएंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में कहा है जो निखिल का मोमबत्ती का जो आयतन है वो मेघा की मोमबत्ती का आयतन से 1/4 है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए सारे ऑप्शन में हम क्या करेंगे, इसमें ये कंडीशन में चारों ऑप्शन सेटिस्फाई करके देखेंगे। जो ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएंगे वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 1/4 पाई तो देखिए यहाँ r की वैल्यू में r.2 रखनी है। देखिए कैपिटल R की वैल्यू r.2 और h की वैल्यू 2h। यहाँ देखिए सॉल्व करेंगे, देखिए ये देखिए ये 2 है, 2 की पावर 2 हो जाएगा तो 4 आ जाएंगे, 1/4 बाहर आ जाएगा, अंदर यही बचेगा ये 2, ठीक है। 2 से इस 4 को काट देंगे तो ये 2 बचेगा। ऐसे ही दूसरा ऑप्शन को रखते हैं। इस r की जगह पे हमें कितना लिखना है, r/4 h की जगह पे 4/h। इसको सोल्व करेंगे, देखिए 4 चक 16 आ जाएगा, 16 बाहर हो गया, 4h एज। तो देखिए यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर गया, इसके मतलब ऑप्शन भी सही है। फिर भी आप ये भी ऑप्शन रख के देख लेते हैं। ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, ये सेटिस्फाई नहीं हुआ है, ये वाला हो गया, ये सेटिस्फाई नहीं हुआ है। ये देखिए ये भी बराबर नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन तो ये बराबर नहीं आया है और ये भी बराबर नहीं आया है और ये भी सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन इसमें ये वाला यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। 2 प्राकृतिक संख्याएं, 2 नेचुरल नंबर है, एक जी है और एक एच है। जी एच से बड़ा है, यानी जी एच से बड़ा है। जी को एच से भाग देने पर 13 बचेगा हमेशा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सदैव एच से विभाजित होता है। तो देखिए यहाँ कंडीशन सुन लीजिए। जी को एच से बड़ा लेना है और एच से जी को भाग दे रहे हैं और 13 शेषफल बता है। तो हम देखिए जिससे भाग देते हैं वो हमेशा शेषफल यानी रिमाइंडर से बड़ा होता है। तो यहाँ देखिए ये संख्या हम मान लेते हैं। माना कि सपोज h इक्वल टू 14 ले लिया। अब g इस प्रकार लेना है
क्या कहते हैं, 14 से बड़ा लेना है। तो 14 से बड़ा लेने के लिए एक ऐसी संख्या लेनी है, कुछ भी ले सकते हैं, और 13 भी शेष बचना चाहिए। तो देखिए 13 ऐड कर दिए, 14 ले लिए, तो कितना आ गया 27। तो दोनों काम हो गए, जी 14 से बड़ा हो गया, और क्या हो गया 14 से 27 में भाग देंगे तो 13 शेष बचेगा। इस प्रकार एच और जी की हमने संख्याएं मान ली हैं। चलिए अब इसमें वैल्यू रखते हैं। जी और एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 41, इसकी जी की वैल्यू 27, 13 की 13, 40 आ गए। जी प्लस एच प्लस 13, देखिए जी की वैल्यू कितनी है 27, एच की वैल्यू कितनी 14, 13, ऐसे इनका टोटल कितना आ गया 54। यहाँ देखिए जी की 27, एच की 14 और ये 13। यहाँ थोड़ा ध्यान दें, जो हिंदी मीडियम का पेपर आपको सॉल्व करने के लिए दिया था वहाँ पे क्या हुआ है, ये 3 मिट गया है। ये ऑप्शन इंग्लिश मीडियम के पेपर में NAS का जो 3rd प्रैक्टिस पेपर है हिंदी मीडियम का, उसमें ये 3 नहीं मिट गया है, पर इंग्लिश मीडियम के पेपर में ये 3 वहाँ पे दिया है। तो इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज ना हो, ये इस प्रकार का ही ऑप्शन है। तो यहाँ हम देखते हैं, अब देखिए इन चारों ऑप्शन में से कौन संख्या 14 से डिवाइड, हमेशा 14 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए 41 नहीं होगा 14 से डिवाइड, एच से, एच कितना माना है 14, तो देखिए जो ऑप्शन 14 से विभाजित हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वही आंसर है। तो 41 नहीं होगा, 54 नहीं होगा, 40 नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा 28, एच से डिवाइड हो जाएगा। एच का मतलब 14 से ये डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन इसमें डी सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नास का मैथ का कक्षा 10 का पेपर 3rd पेपर के क्वेश्चन आंसर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 35 क्वेश्चन तक थी, और क्वेश्चन नंबर 36 से क्वेश्चन नंबर 70 तक देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आपके लिए सामग्री बहुत उपयोगी होगी। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।